बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन अहम मौज़ूआत पे हम बातचीत करेंगे। एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वज़ात जारी हुई है। इस वज़ात जारी करने से पहले उन्होंने 40 मिनट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद ये वज़ात जारी हुई। क्या ये वज़ात काफ़ी है या कुछ अमली इक़दामात की अभी भी ज़रूरत है, जिससे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो स्टेटस है, जो उनका मकाम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो इसके तकाजे हैं वो पूरे किए जाते हैं या नहीं किए जाते। कुछ बुनियादी सवालात हैं, अगर उनका जवाब नफ़ी में है तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए जो आने वाले दिन है वो बड़े मुश्किलात से भरपूर होंगे, और अगर उनका जवाब मुस्बत हुआ तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं कि वो इस बहरान से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इस रिपोर्ट में कहा है कि फ़ंड हमें फराम नहीं किए गए और पंजाब के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल फराम की जानी थी वो भी महज 75,000 एहलकारों की फरहमी पर रजामंदी ज़ाहिर की गई है, जबकि ज़रूरत 3,75,000 की थी। ये जवाब दे दिया गया है। इस जवाब के बाद जो शटल डिप्लोमेसी हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ जस्टिस ऑफिस के दरमियान, इसके अंदर बड़े अहम पैगामात जो हैं वो एक्सचेंज किए गए हैं और उन पैगामात के अंदर क्या कोई बर्फ़ पिघली है या मामलात मज़ीद गंभीर हुए हैं और आने वाले कुछ दिनों में, एक दो दिनों के अंदर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, ये मामला हम बात करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला तौहीन अदालत का, और तौहीन अदालत के नतीजे में एक पहले प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते थे, उनको भी 30 सेकंड की सज़ा हुई थी जो अदालत थी उसकी हेयरिंग के ख़ात्मे तक, और अदालत उठ के चली गई और फिर गिलानी साहब जो है कि वो नायल हो गए। ऐसे ही एक और प्राइम मिनिस्टर, उनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की सज़ा दी और बिल्कुल वैसे ही जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा थी, ये भी सज़ा वैसी ही थी और कोई 25-30 सेकंड की उनको भी सज़ा हुई। लेकिन इस सज़ा के नतीजे में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से वो हाथ धो बैठे हैं और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली है उससे भी वो हाथ धो बैठे हैं। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो आज़ाद कश्मीर की उसके अंदर अपील दायर की है, लेकिन उनको 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। इन 2 हफ्तों के दौरान वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ना ही जो कश्मीर कानून साज असम्बली है उसके मेंबर होंगे। उसके बाद उनके मुस्तकबिल का, सियासी मुस्तकबिल का और किस्मत का फैसला किया जाएगा। लेकिन दरियासना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बड़ा मंझा हुआ, बड़ा मैच्योरिटी के साथ जो है रद्द अमल दिया है और ये कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हो या पाकिस्तान का हो, अदालतों के फैसलों का एहतराम जो है सब पर लाजिम है। और इस सिलसिले में फवाद चौधरी जो तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये बयान जारी किया सोशल मीडिया के ऊपर और इसमें उन्होंने अपने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि वो अदालत के सामने सरनगू हों और माफ़ी मांग लें, और जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उन्होंने मशवरा दिया कि वो इससे सबक हासिल करें। अब ये मामला जो है कि क्यों उन्होंने सबक की बात की है, ये मामला बेसिकली जुड़ा हुआ है इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि पेश कर दी गई है, और जो शटल डिप्लोमेसी हुई है उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उन्होंने सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन सबको मालूम था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या होगी, और उसके बाद उन्होंने जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है या पैगाम है वो पहुँचाया, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के बाद जो अदालत का मूड था या अदालत के अंदर जो उनकी गुफ्तगू हुई उससे जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया और फिर दोबारा वापस वो अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुँचे। ये जो सारी सूरत हाल थी इसके अंदर ये कहा जाता है हुकूमती हलकों के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो मजबूरियाँ थी और जो पार्लियामेंट के अंदर मामला लेके गया है उसके हवाले से एतमाद में लेने की कोशिश की और बताया गया कि पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी उसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही बालादस्त और ख़ुद मुख्तार होती है और वो कानून बनाती है, आइन बनाती है, तो इसलिए जो पार्लियामेंट फैसला करेगी उसी की रोशनी में उनकी हुकूमत जो है कोई इक़दाम उठाएगी। लेकिन शायद अदालत के अंदर इस चीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं देखा गया और तवक्को ये की जा रही है इस सिलसिले में कोर्ट अपना जो है कि कोई फैसला भी देगी, क्योंकि ये सरबमोहर रिपोर्ट तीनों जज साहबान को फराहम कर दी गई है। उसके ऊपर वफाक का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है और इन चैम्बर आलमोस्ट हेयरिंग इसकी हो चुकी है।
ये समझा जाए कि फैसला महफूज है और फैसला क्या हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को तौहीन अदालत का नोटिस भी हो सकता है और इसमें कोई नई डायरेक्शन या नए डायरेक्टिव भी सामने आ सकते हैं। तो लेट्स सी अदालत इस सिलसिले में क्या फैसला करती है। लेकिन सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है कि लगता ये है कि इस वक्त तराजू का जो पलड़े हैं वो बराबर कुछ हो चुके हैं और कुछ होने हैं। माजी के अंदर एक तरफ नवाज शरीफ नायल हुए थे तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन नायल हुए थे। अभी अगर सरदार तनवीर इलियास जो आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर वो नायल हुए तो शहबाज शरीफ साहब भी नायल हो सकते हैं। तो ये इस तरह से हिसाब बराबर होगा। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई हंगामा आराई नहीं की, कोई अदालत के ऊपर चढ़ाई नहीं की, बल्कि ये कहा कि अदालत के सामने सरनगू हो, माफ़ी मांगे ताकि और इस्लाह करें अपनी। दूसरी तरफ ये देखना होगा कि अब शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी और PMLN और PDM के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत में सजा देती है तो फिर इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या PTI जैसा होगा या डिफरेंट होगा? डेफिनेटली डिफरेंट होगा, जारहाना होगा और अपनी इलेक्शन कैंपेन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरदार तनवीर इलियास के हवाले से जो केस और PTI का जो रद्द-ए-अमल है वो पहले ही उनकी इस कैंपेन या बयानियों को ऑलमोस्ट डिफ्यूज़ कर चुका है। तो इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये मामलात तराजू को पलड़े के बराबर करने के हवाले से भी इनको देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि वो वाज़े हो जाएंगी। और फिर सबसे अहम बात काजी फायज़ ईसा साहब की वजाहत जो है कि वो इस वजाहत से पहले उन्होंने 40 मिनट तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। इसमें बेंचेस की तश्कील या जो कोर्ट के अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर भी ज़राए के मुताबिक डिस्कशन हुई है और फिर ये मामला जो सारा था इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, जिसके बाद काजी फायज़ ईसा साहब ने वजाहत जारी किया। 3 बातें इसके अंदर बड़ी अहम की। उन्होंने कहा जी दावत सबको दी गई थी और वो इस गारंटी के ऊपर वहाँ गए थे कि यहाँ पे सियासी बातें नहीं होंगी, लेकिन वहाँ पर सियासी बातें हुई। और दूसरा मामला जो है कि वो इसलिए यहाँ पर गए कि वो आइन के साथ जो है कि वो यकजहती का इजहार करना चाहते थे। अगर वो ऐसी बात है तो फिर इन काजी फायज़ ईसा साहब को ये देखना होगा कि वहाँ पर आइन की अगर बात की जा रही थी तो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का मामला भी है, जिसके ऊपर रुकावटें पैदा करने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। इसी पार्लियामेंट के फोरम ने करारदादें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पेश की, मंजूर की और खुल्लम खुला कहा कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो फिर कौन से आइन के साथ वो यकजहती करने गए थे? दूसरी बात कि वो उन्होंने कहा जी कि वो पार्लियामेंट की सिटिंग पोजीशन वो किसी जगह भी बैठ सकते थे खुदने खुदरे में, लेकिन बतौर जज और अदलिया के नुमाइंदे के उनको ये मकाम दिया गया। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता काजी फायज़ ईसा के लिए कि जब वहाँ पर जिस किस्म की तकरीरें की जा रही थी, उनके दाएं हाथ पे जरदारी साहब खड़े बात कर रहे थे, जिनके बारे में जो मेमो स्कैंडल के अंदर काजी फायज़ ईसा खुद उस कमीशन के सरबराह थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर उस मेमो के अंदर हुसैन हक्कानी के बारे में या जरदारी साहब के बारे में क्या लिखा है दुनिया सारी जानती है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बेहतर ना होता उस वक्त उन तकरीरों को सुनकर वो उठकर साइड पर हो जाते हैं। दूसरों ने कहा कि उनको तकरीर की दावत दी गई थी, उन्होंने इनकार किया था, लेकिन वहाँ पे हालात देखे फिर तकरीर की। क्या तकरीर के अंदर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, रदलिया को जिस अंदाज के अंदर तनकीद का निशाना बनाया गया उसके ऊपर कोई बात की, वजाहत की नहीं की। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात की उसके अंदर आके उन्होंने कोई नोटिस लेने की बात की कि एक सियासी फोरम के अंदर अदलिया को इस किस्म की तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस अलकाब के साथ नवाजा गया, उनके ऊपर कोई तौहीन अदालत के हवाले से या खुद नोटिस के हवाले से नोट दिया, वो अभी 1-2 दिनों के अंदर सामने आ गए। अगर नहीं तो फिर काजी साहब के ये वजाहत जो है वो शायद उनके इस सारे अमल के ऊपर जो सवालिया निशान लगाया गया है उस दाग को नहीं धो सकेगी। और फिर सबसे अहम बात कि क्या काजी साहब के लिए बेहतर नहीं था कि जहाँ जिस फोरम के अंदर इतनी सियासी बातें की जा रही हैं वहाँ से वो अपनी बात करते और वॉकआउट और अनाउंस करके वहाँ से निकलते कि मैं इसलिए आया था, मुझे ये कहा गया था, लेकिन यहाँ सब कुछ हुआ इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन काजी साहब ने ऐसा भी नहीं किया। तो अब ये देखना होगा कि जो ये सारे आइनी मामलात हैं, जो इंतखाबात के मामलात हैं, जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के मामलात हैं और जो बेंचेस की तश्कील और सारे मामलात के अंदर बिलखसूस तौहीन अदालत के हवाले से और अदालत के हुक्म अदूली के हवाले से जो इकदाम होंगे उन इकदाम में काजी साहब कहाँ खड़े होंगे। अगर वो अगेन उस ग्रुप के साथ खड़े हुए जिनके लिए मुसलसल बार बार नोट जारी कर रहे हैं और पब्लिक में उसे जारी भी कर रहे हैं, अगर वहाँ खड़े हुए तो फिर उनकी तमाम ये वजाहतें नाकारा होंगी। और अगर उन्होंने अपने अमली इकदाम से साबित किया कि नहीं वो आइन के साथ, आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं, तो फिर शायद ये दाग उनसे धुल जाएंगे। अभी आज तक के लिए इतना ही। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।